चलो तो बच्चों आगे का काम शुरू करते हैं। ये तीन चार चीजें बची हुई थी इसमें। प्लेन वाली इक्वेशन चल रही है 11.3। और सबसे पहले इसमें बस एक ये बात बची हुई है, बाकी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। लिखा हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, मतलब क्या है कि आपको कोई प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी। जैसे सपोज ये प्लेन है, आपको इसकी इक्वेशन गिवन होगी और इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपको। इस पी से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पी से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर रहेगा पूरा एकदम 90 डिग्री पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस प्लेन को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये प्लेन इसे जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट इस पी का फुट कहलाता है। ठीक है, यानी हमें पॉइंट क्यू फाइंड करना होता है। जब कहे फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आपको इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने का कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। जैसे क्वेश्चन मैंने बना रखा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट 1 -1 2 ऑन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी दी हो सकती है और कार्टेशियन में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें भी दे रखी हो। आप नॉर्मल वेक्टर आपको फाइंड करना आना चाहिए। इस प्लेन की इक्वेशन को देखकर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर पता चल जाता है। प्लेन की इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। प्लेन प्लेन ये है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे है, इस पे परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल वेक्टर कितना होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये नॉर्मल वेक्टर हमें पता चल जाता है प्लेन की इक्वेशन को देख के। अब हमें क्यू पॉइंट फाइंड करना है। पी हमें दे ही रखा है। आप क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लो कि लेट जो पॉइंट क्यू है वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हमने लेट कर लिया। पी हमें पहले से ही गिवन है, पी दे रखा है हमें 1 -1 और 2। अब यहाँ में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, बस उसे ध्यान रखना कि ये जो पी क्यू होगा, जो पी क्यू वेक्टर होगा, पी क्यू वेक्टर वो नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगा। लाइन में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, फिगर में क्लियर दिख रहा है कि जो पी क्यू है, क्योंकि पी क्यू भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर बस हम इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं कि जो पी क्यू वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर है वो दोनों आपस में पैरेलल है। अब पी क्यू वेक्टर तो आप लिख सकते हो, पी क्यू वेक्टर लिखा जाएगा क्यू माइनस पी से। क्यू पॉइंट है ये और पी ये है, क्यू माइनस पी करेंगे आप तो आपको मिलेगा x-1 i कैप प्लस y+1 j कैप और z-2 k कैप। ये पी क्यू और एन वेक्टर पहले से ही है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, पी क्यू और एन आपस में पैरेलल हैं, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पैरेलल की कंडीशन यही होती है। तो a1 कितना हो जाएगा पी क्यू के लिए, x-1 अपॉन a2 मतलब ये n वाला 2 इक्वल टू y+1 अपॉन 3 लिख दोगे आप इक्वल टू z-2 अपॉन -2 लिख दोगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपस में इक्वल हो जाती हैं। देखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम। अब क्या करो, अब आप एक काम करो, इस तीनों को लेमडा के इक्वल मान लो। कुछ भी एक लेमडा हमने कुछ ले लिया, आप पी ले सकते हो, क्यू वगैरह कुछ और ले लो, जनरली लेमडा ही ले लिया जाता है। और अब देखो x-1/2 बराबर लेमडा होगा, ध्यान से समझना। अब x-1/2 बराबर लेमडा, y+1/3 बराबर लेमडा। तो यहां से क्या करो, 1 बाई 1 ऐसे लो, x-1/2 इक्वल टू लेमडा। तो यहां से x की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1, फिर y+1/3 इक्वल टू लेमडा। तो यहां से y की वैल्यू 3 लेमडा माइनस 1, फिर z-2 अपॉन -2 इक्वल टू लेमडा। तो यहां से z की वैल्यू आएगी -2 लेमडा प्लस 2। ऐसे ही तो करोगे इधर मल्टीप्लाई ले जाके, भाई 2 लेमडा और फिर 1 को भी उधर ले गए तो +1,
ऐसे -2 लैम्डा और 2 को उधर ले गए तो +2, ये वाला काम हमने किया। एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आ गई। अब अगर हम कुछ भी जोड़ तोड़ करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें एक्स वाई जेड पता चल जाएगा। मेन मकसद क्या है हमारा, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो फाइंड करना है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने लैम्डा की टर्म्स में फाइंड कर ली। अब फिर आप एक लॉजिक समझना, दो बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले क्या किया हमने, पी क्यू पैरेलल टू एन लिखकर ये पैरेलल वाली कंडीशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ एक बात लिख देता हूं कि सिंस पॉइंट एक्स वाई जेड, ये जो पॉइंट हमने लेट कर रखे हैं वो लाइज ऑन द प्लेन है, क्योंकि है तो ये पॉइंट प्लेन के ही ऊपर, और जब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन ये है जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को वो पॉइंट एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाली है वो प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये आप प्लेन की इक्वेशन में मैं यहां पुट कर देता हूं, इतने में काम चल जाएगा हमारा। क्या था 2x, यानी 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, 2x प्लस 3y, यानी 3 इंटू वाई की वैल्यू निकाली थी हमने 3 लैम्डा माइनस 1, और -2z, यानी 2 इंटू और z की वैल्यू थी -2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये सब कुछ लैम्डा की टर्म्स में इक्वेशन बनेगी ऐसे, ब्रैकेट ओपन करो, 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा -3, और जी प्लस 4 लैम्डा, -2 की इसमें कराई, और -4 प्लस 5, दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं कितना आएगा, 4 और 4 8, 17 लैम्डा इक्वल टू 0 देगा ये तो, सही है ना, 5 और 2 7, हाँ 17 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। जब लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई तो ये लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू पुट करते ही देयरफॉर x इक्वल टू, लैम्डा की जगह 0 रखो, देखिए यहाँ पर लैम्डा की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y वाले में यहां पर लैम्डा की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हमें पॉइंट Q पता चल जाएगा, पॉइंट Q होगा 1 -1 और 2, यानी ये ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ओके, देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1 -1 2। तो क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन एक बार पूरा प्रोसीजर आपको याद रखना है, पूरा प्रोसीजर मैं रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि आपको कहा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब एक पॉइंट दे रखा है और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। एक्चुअली जो बुक के अंदर क्वेश्चन है ना उसमें लिखा हुआ है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बुक के अंदर ये 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन और टू द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट की जगह दे रखा है उसने ओरिजिन, ओरिजिन मतलब आप पॉइंट 0 0 0 लेंगे, लेकिन एग्जाम में ओरिजिन नहीं आता, कोई एक नॉर्मल पॉइंट लिख के आता है, इसलिए मैंने एक नॉर्मल पॉइंट ले रखा है और एक प्लेन। तो प्रोसीजर पूरा समझ ले, पॉइंट और प्लेन दोनों आपको गिवन हो तो इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप कैसे फाइंड करेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है कि जो प्लेन की इक्वेशन जो दे रखी है आपको, जो प्लेन आपको दे रखा है, आप ऐसे समझिए शायद आपको वीडियो में क्लियर हो जाए। यहाँ यहाँ पॉइंट है जहां भी मैंने मार्कर का
जहां मार्कर की अभी मैंने टिप कर रखी है, यहाँ यहाँ इस पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये प्लेन को कहीं ना कहीं तो कट करेगा। तो जिस पॉइंट पर भी ये प्लेन को मिलेगा, उस पॉइंट को इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका फुट हुआ ना, फुट मतलब पैर, भाई ये यहाँ पे ऐसे खड़ी है ऐसी लाइन, तो ये इसके पैर हो गए, वो सिर हो गए। ओके, तो इसके पैर हमें पता करने हैं कि पैर के कोऑर्डिनेट क्या है। हम मान लेते हैं कि इसके जो पैर के कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। हमने मान लिया फुट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अब यहाँ आप एक सिचुएशन देखें, एक पॉइंट P दे रखा है, Q को हमने मान लिया, तो हमें PQ पता चल जाएगा। और जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन की इक्वेशन से पता चलेगा। तो PQ और नॉर्मल वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले Q को एक्स वाई जेड लेट कर लेना। सुनते रहना पूरा प्रोसीजर। जब भी हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन देगा तो आप मान लेंगे लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और उसके बाद PQ इज पैरेलल टू N होगा। PQ आप फाइंड करेंगे, Q में से P पॉइंट घटाकर PQ वेक्टर आ जाएगा, N वेक्टर होगा। जब दोनों वेक्टर आपके सामने होंगे तो आप A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 की कंडीशन लगाएंगे। इससे ये एक्स वाई जेड की तीन चीजें आपस में इक्वल आ जाएंगी। आप इन सबको लेमडा के इक्वल मान के यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी इन टर्म्स ऑफ लेमडा। यानी क्या हुआ, PQ पैरेलल टू N वाली कंडीशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू लेमडा की टर्म्स में आ जाएंगी। फिर आप ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना, ये ले जाके प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर ही है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू सब कुछ लेमडा की टर्म्स में है, तो प्लेन की इक्वेशन में पुट करते ही लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक वेरिएबल लेमडा ही तो रह जाएगा यहाँ पर। जब लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ 0 आ गई, किसी में -1 आ गई, किसी में 5 आ गई, जो भी लेमडा की वैल्यू आई, वे लेमडा की वैल्यू आप इसमें रख दो। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू वापस इनमें रख दोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगे। और बस ये एक्स वाई जेड की वैल्यू से ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना था। तो ये बिल्कुल इजी वे से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। एक्सरसाइज का फोर्थ आपको करना है। फोर्थ में क्या है, ओरिजिन है पॉइंट, तो पॉइंट तो 0 0 0 ले लोगे, और प्लेन की इक्वेशन अलग अलग दे रखी है। प्रोसीजर यही रहना है पूरा। अब एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उनको ट्राई करते हैं। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन हर बच्चे ने पूछा था कि फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। फर्स्ट कर नहीं पाते बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझते। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, और इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। ओरिजिन मतलब 0 0 0 से इस प्लेन की डिस्टेंस बतानी है। तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन तो सभी लिख लेते हैं, आप इसे इधर ले जाओ, z-2 बराबर 0। तो यहाँ से जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, जैसे x वाला यहाँ नहीं है तो आई कैप नहीं आएगा, जे कैप भी नहीं आएगा, जेड की जगह बस के कैप हो जाएगा। नॉर्मल वेक्टर ये हुआ। अब अगर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं तो पहले डायरेक्शन रेशियो आप लिखोगे। डायरेक्शन रेशियो ये तो होंगे 0 0 1, क्योंकि यहाँ एक्स वाई वाले तो है ही नहीं, तो उनकी जगह 0 आ गया, सिर्फ के कैप वाला है। अब आप नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड में 0 + 0 + 1 ही रहेगा। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी 1 आएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं डायरेक्शन रेशियोज अपॉन नॉर्मल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो 0 के अपॉन में 1 करोगे 0, 0 अपॉन 1 मतलब 0, और 1 अपॉन 1 मतलब 1। तो डायरेक्शन कोसाइन तो ये आ गई नॉर्मल वेक्टर के। ठीक है, अब हमसे पूछा गया डिस्टेंस। अब आप सभी जानते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c²। अब इस वाले में क्या है ना, तरीका मैंने बताया था, फॉर्मूला रटने को मना किया था। मैंने क्या कहा था तुम्हें कि आप ये पॉइंट उठा के प्लेन की इक्वेशन में रख दो, और अपॉन में उसके नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पॉइंट ओरिजिन को इसमें रख दो, यहाँ पर x की जगह 0, जो कि है ही नहीं, यहाँ z की जगह 0 आ जाएगा। 0 - 2
अपॉन नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया है ना, तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कितनी हो गई 2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो गई। ऐसे दूसरा कोई देखिए, जैसे बी पार्ट ले लो, बी पार्ट लेते हैं इसका। बी पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड -1 इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर उधर रखा हो ना, उसे इधर ही ले आया करो। अब आपको नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर तो 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये है। इसके डायरेक्शन रेशियोज, पहले तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन रेशियो पता करते हैं ना। डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 1 1। फिर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डायरेक्शन कोसाइन पता चलते हैं। मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। क्लियर है? अब डिस्टेंस फाइंड करनी, तो अगेन वही तरीका। डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या है कि इस पॉइंट को उठा के प्लेन की इक्वेशन में रखो। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस p 0 + 0 + 0 - 1, एक्स वाई जेड की जगह 0 0 आ जाएंगे अपॉन x - 1, सब जगह 0 आ गया -1, और अपॉन में नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 था, तो कुल मिलाकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 1/√3। ठीक है, तो ये वाला तरीका हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कुछ अलग से नहीं पढ़ाया मैंने आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11। सब में मैं बिल्कुल एक ही मेथड बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11, ये जो तीन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11, वो तीनों क्वेश्चन इस सारी कहानी के ऊपर है जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझो कि मान लिया दो प्लेन है कोई भी, जैसे एक ये बोर्ड हुआ, बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, और दूसरा प्लेन जैसे ये आपके सामने बुक दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इन दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट कराऊं, तो ध्यान से देखो दो प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो प्लेन आपस में मिलेंगे। मैंने मिला दिया दोनों प्लेन को। अब वीडियो में ज्यादा अच्छे से तो क्लियर हो नहीं पाती चीजें, लेकिन दोनों प्लेन यहाँ मिले, देखो इस लाइन पर दोनों प्लेन मिले, यानी दो प्लेन किसी पॉइंट पर नहीं मिलते, दो प्लेन हमेशा एक लाइन पर मिलते हैं। ठीक है, तो दो प्लेन एक लाइन पर मिलेंगे, तो क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखा मिले आपको, तो एक ही बात है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन या पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो उस स्थिति में प्लेन की इक्वेशन होती है कि जो दो प्लेन दे रखे हैं आपको, तो पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे प्लेन की इक्वेशन। है क्या दरअसल इन क्वेश्चन में, आपको दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी, आपको ऐसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, मतलब दो इक्वेशन दे रखी होगी। आप जैसे क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, दो इक्वेशन दे रखी हैं, एंड द पॉइंट 2 2 1, मतलब हमें उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है, जो ये लिखे हुए हैं, और पॉइंट 2 2 1 से भी पास करता है। तो क्या लिखा हुआ है कि प्लेन इन दो पॉइंट से पास करता है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दो प्लेन से पास करता है और इस पॉइंट से भी पास करता है। जिस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है वो पास करता है इस पॉइंट से। बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इनमें से कोई पास करता है, ये नहीं। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हो और वो पॉइंट 2 2 1 से भी पास करता हो। तो इसके लिए एक नोट लिख रखा है मैंने, आप इसे समझो कि प्लेन की इक्वेशन का तो यही फंडा है। इस टाइप के प्लेन की इक्वेशन सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। तो ऐसे लिखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, कि जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, क्या होगी वो, पहले प्लेन की इक्वेशन
एज इट इज पूरी, जीरो मत करना, बस पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लेमडा इनटू दूसरे प्लेन की इक्वेशन। और ये इक्वेशन लिखने से पहले ध्यान रखना कि ये इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, कि अगर ये कांस्टेंट उधर दे रखा है तो पहले इसे इधर ले आना, और इक्वल टू जीरो। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू दूसरे प्लेन की इक्वेशन नोट कर ली इक्वल टू जीरो। अब फिर आगे लिखा हुआ है लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दी गई कंडीशन, ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ तो पॉइंट दे दिया, किसी में कह देगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब अलग अलग कंडीशंस होंगी, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। पूरी इसकी 7-8 कंडीशन मैंने अलग से नोट कर रखी है, एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये पॉइंट वाली ही कंडीशन दे रखी है, लेकिन ये बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। क्वेश्चन में दी गई कंडीशन का यूज करते हैं, फिर लैम्डा की वैल्यू, मतलब वहां से यूज करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसे वापस इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। यानी जो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है कि यह प्लेन, दिस प्लेन, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, यह प्लेन पास करता है, दिस प्लेन पासिस थ्रू 2,2,1। अगर ये प्लेन 2,2,1 से पास करता है, जिसकी इक्वेशन हमने लिखी है, अगर ये प्लेन 2,2,1 से पास करता है तो मतलब 2,2,1 इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए इस वाले में ये जो इक्वेशन आ गई इसे फर्स्ट मान लिया अगर हम, तो इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 1। मतलब ये पॉइंट पुट करा रहा हूं मैं उसमें, तो पुट करो x की जगह 2, तो 3 इंटू 2, माइनस वाई की जगह भी 2, जेड की जगह 1, माइनस 4, प्लस लेमडा इंटू एक्स की जगह 2, वाई की जगह भी 2, जेड की जगह 1 और माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 से ये कैंसिल होगा, 6 माइनस 4 मतलब ये बचा 2 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। सही है ना? तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2/3। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। बस ये लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना ये कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैंने लिखा दिस प्लेन पासिस थ्रू, ये कहीं हो सकता है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, कुछ इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। पेशेंस रखो, 6 कंडीशन का मैं अलग से पूरा एक शॉर्ट नोट आपको देने वाला हूं अभी। दरअसल एनसीईआरटी से हम फिलहाल इतना ही करेंगे, ये 3 एक्सरसाइज सुन लेना अब ध्यान से। फिलहाल एनसीईआरटी से हम मिसलिनियस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इस चैप्टर को पूरा समराइज करते हुए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, सबके मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना? हैंड रिटन नोट्स मैं आपको भेजूंगा कल। 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे कि 6 क्वेश्चन इस वैरायटी के, 6 क्वेश्चन इस वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी बना के क्वेश्चंस की उन्हें करना। उसके बाद ये चैप्टर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। फिलहाल तो क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब वो लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ रख दो, वापस इसी में रखेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब लैम्डा की वैल्यू वापस यहीं रखते हैं। ओके, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 ये थी, और प्लस लेमडा, लेमडा की वैल्यू आई -2/3, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करो, जैसे ये 3 है ना, 3 आप एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम लेने के बाद उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, ये बन जाएगा 9x। जब एलसीएम लोगे 3 तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई तो होगी, 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12। जब आपने 3 एलसीएम लिया तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस यहाँ पर 2 बचेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, -2x माइनस 2y माइनस 2z और जी प्लस 4 इक्वल टू 0। इतना काम हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे आप, 9x माइनस 2x लिखा हुआ है ना मैंने कि सिंप्लीफाई करेंगे, तो बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसे। 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, 6z माइनस 2z प्लस 4z माइनस 12 प्लस 4 यानी कि -8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आई जो हमें फाइंड करनी थी। ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन आई जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है और इस पॉइंट से भी पास करता है। तो ये प्रोसीजर होगा। ठीक है,
इस वैरायटी के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अलग से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिलहाल आप एनसीईआरटी का 9th हो गया, ये 10th वाले में ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। 10th वाले क्वेश्चन में ये इक्वेशन वेक्टर रूप में लिखी हुई है, तो आप उनको पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें। वेक्टर से कार्टेशियन बनाने में टाइम ही कितना लगता है, वेक्टर से आप कार्टेशियन बना लेंगे और फिर इसे कर लेना, बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो बस आप, क्वेश्चन नंबर 11। अब जैसे 11th क्वेश्चन में ये कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो पहले तो हम वो इक्वेशन लिख ही लें। लिख दूं यहां पर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, कि जो भी प्लेन हमें चाहिए उसकी इक्वेशन होगी, पहले प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन करेंगे आप, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू दूसरे प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू दूसरे प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0, ये तो हो गई। अब लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पॉइंट नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा था विच प्लेन प्लेन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं दे रखा है। इसमें कहा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब ये जो प्लेन की इक्वेशन हमने लिखी है ना वो इसके परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन आपको पता है कि नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर की। तो इसका नॉर्मल वेक्टर पहले लिखना पड़ेगा, और वो कैसे लिखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट अलग करो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे जब आप, ये तो x आएगा और वहां से आएगा 2 लेमडा एक्स, ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां से x आएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे वो 2 लेमडा एक्स होगा, तो x का कोफिशिएंट बनेगा यहां से तो 1 और प्लस 2 लेमडा, इस तरीके से। फिर y वाला कोफिशिएंट देखते हैं, y का यहाँ से 1, वहां से आएगा 3 लेमडा, तो 1 प्लस 3 लेमडा। फिर z का कोफिशिएंट यहाँ से 1 और प्लस 4 लेमडा, ओके, और ये होगा -1 -5 लेमडा इक्वल टू 0। तो इसका नॉर्मल वेक्टर आप देख पा रहे होंगे, ये होगा 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप, 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप, 1 प्लस 4 लेमडा के कैप, और इसके परपेंडिकुलर है ये मैंने मान लिया रिक्वायर्ड प्लेन है ना, है ना। अब तुम लिखो कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 रखेंगे, देयरफॉर 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस y का कोफिशिएंट 1 प्लस 3 लेमडा इंटू -1, ऐसे ही तो होगा, और जेड वाला 1 प्लस 4 लेमडा इंटू 1 इक्वल टू 0। इसका नॉर्मल वेक्टर इनसे बनेगा, इसका नॉर्मल वेक्टर 1 -1 और इनसे बनेगा। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही कराते हैं, आई वाले की आई पे, जे की जे में और के की के में। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालोगे आप, सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 2 लेमडा -1 -3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। मेन काम क्या है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करना, कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 और 2 6, 3 लेमडा इक्वल टू -1 बचेगा, ठीक है ना। तो लेमडा की वैल्यू -1/3 आ गई। अब ये लेमडा की वैल्यू वापस वहीं पर पुट कर दो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड -1, और लेमडा की जगह -1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में 3x और -2x करेंगे तो x बच जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे, एलसीएम लेने के बाद 3 की मल्टीप्लाई करोगे ये 3x होगा, और वहां से आएगा -2x, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x -2x हो गया x। फिर 3y -3y खत्म हो जाएगा y वाला, फिर ये होगा 3z
-4z, तो -z बचेगा, -3 और +5, तो +2 बचेगा इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये एक दूसरी कंडीशन थी। बाकी कंडीशन मैं आपको अलग से बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। कई सारी कंडीशंस हैं लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। फिलहाल तो आप एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट कर लेना। और ये मुझे पता है कि अब आपको ये कम सा समझ में आएगा। ये वीडियो जब आप पूरा देखोगे आपको कम समझ में आएगा। एक्चुअली अभी इसमें जब तक आप पूरे को समराइज करके नहीं पढ़ते तब तक कम कम समझ में आएगा। जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स आपके पास भेजने शुरू करूंगा तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल तह लगनी शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर ये वाली वीडियो कम समझ में आएगी कुछ बच्चों को, इसलिए उसके लिए टेंशन मत लेना कि नहीं ये तो कम सी समझ में आई है हमें। जैसे आपके पास आगे का प्रोसीजर चलेगा तो ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। ओके ना। चलिए फिर इतना ही रखिए आज।